नमस्कार साथियों, आरएस के मेंस में डिस्कशन डेली बेसिस पे अपन आरएस के एक टॉपिक डिस्कशन करते हैं। उसका मकसद ये होता है जो आरएस में डेली बेसिस पे करंट अफेयर आता है उसी के रिलेटेड अपना आरएस का मेंस का जो सिलेबस है उसी के अनुसार डिस्कस, ताकि पूरा दिन पढ़े और 20 से 25 मिनट रिवीजन करके अपना आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे। आज अपन 3 इशू हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग भारत में स्थायी सदस्य को लेकर, और एक कर्ज की कीमत, और IMF पाकिस्तान को हाल ही में 9 तारीख को कर्ज दिया गया है जिसे सीज फायर रोकी गई है। अभी बच्चों को यौन शोषण हिंसा बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट आता है जो विधि लॉ के अंदर आता है। सिलेबस देख लो अपनी कर्ज की कीमत की बार IMF के अंदर, ये अपना विश्व अर्थव्यवस्था वर्ल्ड बैंक के संबंधित में जो है IMF, वो वहाँ पे टॉपिक है। सुरक्षा परिषद को लेकर अपने भारत के GS पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNCC, गुट निरपेक्ष, ब्रिक्स, G20, G7 सार्क और विदेश नीति के रूप में, और बच्चों को यौन शोषण के बनाने समाजशास्त्र बाल विवाह के संबंधित सामाजिक मुद्दा करंट अफेयर GS थर्ड में कानून विधि और पॉक्सो एक्ट 2012 के संदर्भ में। अपन उससे पहले एक इथिक्स का एक प्रश्न लिया है, उसको आज डिस्कशन करते हैं। उसका मकसद ये है कि अपन टॉपिक भी कवर हो जाएगा और एक प्रश्न के रूप में समझते हैं। आइए अपन समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारतीय नैतिक दर्शन में रीत और ऋण का मतलब क्या है। देखो, ये अपना समझना बहुत जरूरी है। रीत क्या बोलता है और ऋण क्या है। देखो, ऋग्वेद तथा उपनिषद काल में ऋग्वेद और उपनिवेशित काल में क्या बोलता है। ऋग्वेद उपनिषद काल में रीत को ऐसी एक नैतिक, एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। ये एक नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो रूप में बताता है, जो पूरे विश्व को संतुलित रखती है। ये एक यथार्थ स्थिति के रूप में बात करता है, संतुलित बनाने की बात रखती है। व्यक्ति का नैतिक आचरण और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को मेल खाता है, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है। जो रीत का मतलब होता है सत्य है। क्या होता है? सत्य, धर्म, नियम और अनुसार आचरण करना। जैसे एक एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे कोई आपका एग्जाम है और यदि कोई छात्र परीक्षा में बैठा नकल नहीं करता है और समय पर उत्तर देता है और ईमानदारी से रखता है, उसको हम रीत का पालन करने कर रहे हैं। ये दिखाता है छात्रों में सत्यनिष्ठता और अनुशासन विषय बात करता है। रीत क्या है? रीत एक नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो सत्य, धर्म, नियम और अनुशासन की यथार्थ व्यवस्था को दर्शाता है। जैसे एक बच्चा है, कोई नकल कर रहा है परीक्षा में, छात्र परीक्षा में नकल नहीं करता है, समय पर उत्तर देता है और ईमानदारी रखता है, तो ये रीत का पालन करना होता है। तो यही दिखाता है छात्र, सत्यनिष्ठता, अनुशासन। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है? दूसरा टर्मिनोलॉजी है ऋण। क्या है? तो ऋण समझते हैं, NCERT के आधार पर ये बातें की गई है। अपन ऋण अब समझते हैं रीत। क्या समझते हैं? ऋण। ऋण क्या कह रहा है? ऋण ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई भारतीय परंपरा में 3 प्रमुख ऋण बताए गए। कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण और कौन सा? ऋषि ऋण। इन तीनों का मीनिंग बाद में समझें, उससे पहले अपन ये समझें कि ये तीनों ऋण मिलके इनका आशय यही होता है कि समाज, प्रकृति, ज्ञान के प्रति उत्तरदायी हो। हमें ये ऋण कर्तव्य के रूप में चुकाता है। ये हमें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये हमें समाज की, प्रकृति और ज्ञान के प्रति अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है और ये कर्तव्यों के रूप में चुकाना पड़ता है कर्ज के रूप में। ऋण का मतलब समाज से मिला लाभ लौटाना। कहने का मतलब, मान लो मुझे किसी से लाभ मिला, शिक्षक से कोई ज्ञान मिला और मैं बड़ा होकर ज्ञान लिया, तो ये आगे फॉरवर्ड करना, ये है क्या होता है? ऋषि ऋण, है ना। तो एग्जाम्पल समझते हैं। मुझे जो शिक्षा मिली वह समाज और परिवार के सहयोग से, इसीलिए पढ़ाई करके अच्छा अधिकारी बनकर समाज की सेवा करूंगा। ये दिखाता है व्यक्ति के कर्तव्य परायणता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व और ईमानदारीता और नैतिकता दिखाता है। ये है ऋण। अब अपन पढ़ते हैं ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण में उदाहरण समझते हैं। भाई देव ऋण क्या कहता है और पितृ ऋण क्या कहता है ना। तो अपन देव ऋण के बारे में बात करते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं कि इसका मकसद क्या है और क्यों देव ऋण के रूप में। देखो, देव ऋण हमेशा अर्थ ये बताता है कि प्रकृति है ना, क्या होता है? प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना, उसका सम्मान करना। ये कहता प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना और उसका सम्मान करना। जैसे पेड़ लगाना, उदाहरण लिखे, पेड़ लगाना, गंदगी साफ करना, नदी को साफ करना, ईश्वर को स्मरण करना, ये क्या है? देव ऋण। प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, याद रखना। दूसरा है ऋषि ऋण। ये गुरु, विद्वानों और ज्ञान के प्रति कृतज्ञता को उसके आगे बढ़ाता है। ऋषि ऋण, मैंने बोला ना, कोई भी ज्ञान मुझे मिला, मैं बड़ा होके आगे फॉरवर्ड किया, तो ये मेरा ऋषि ऋण है। जैसे शिक्षक को मिली सीख बच्चों को
पढ़ा कर सुखाना। मुझे किसी ने गुरु ने ज्ञान दिया, मैं आगे जाके बच्चों को पढ़ाया, तो ये मेरा क्या है, ऋषि ऋण है। एग्जाम्पल है, शिक्षक से मिली ज्ञान को आगे बच्चों को सुखाना। अब पितृ ऋण क्या कहता है, माता पिता पूर्वजों के प्रति सेवा परंपरा का निर्वहन करता है। ये कह रहा है पितृ ऋण, ये कहता है कि माता पिता पूर्वजों के प्रति सम्मान और बुजुर्गों को माता पिता सेवा करके उसकी विरासत को आगे ले जाना, ये है पितृ ऋण। तो अपन मोटा मोटा समझ गए भारतीय नैतिक दर्शन रीत क्या है। रीत नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक धर्म, सत्य और अनुशासन की यथार्थ की बात करता है। जैसे क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, नकल नहीं करता, ईमानदारी से आंसर देता है। ऋण क्या होता है, कर्ज को चुकाना, किसी के जो सीख के लिया, किसी के दिए गया उसको वापस चुकाना। समाज के अंदर जैसे पर्यावरण के अंदर पेड़ लगाना है ना, किसी ने पेड़ लगाया तो अपन सीख के पेड़ लगाए। नदी साफ करना, किसी से टीचर से पढ़ के मैंने आगे ज्ञान को फॉरवर्ड किया। और पितृ ऋण क्या होता है, पितृ ऋण क्या होता है, बुजुर्ग माता पिता से जो लिया गया नॉलेज या उसके विरासत में मिलेगी आगे आगे लेके जाना, तो ये है ऋण चुकाना। और ऋण चुकाना का मतलब केवल पैसा ही बात नहीं होता है कि सिर्फ पैसा ही देना होता है, कर्ज चुकाना नहीं। ये हमारे जीवन के स्रोतों के सम्मान और कर्तव्य की बात करता है। ये है मोटी मोटी, ये आपको प्रश्न प्रैक्टिस पूरी करना, मैंने आपको इस आधार पर समझाया ताकि एग्जाम में जब भी प्रश्न आए तो आप गलत नहीं हो। तो आपको ये आज प्रैक्टिस करना है। आगे अपन चलते हैं अब टॉपिक पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसलिंग में, कि भाई वो क्या कहना चाहिए। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसलिंग की बात की जाए तो ये इसमें 6 अंग आते हैं, जिनमें से भारत का जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसलिंग है उसके संदर्भ में आर्टिकल आया है कि भाई क्या कह रहा है। ये हमारा पहला पेपर है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसलिंग। अभी भारत के ऊपर कि भाई विश्व में बहुत सारे भारत सेना भेजता है, विश्व में डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, फिर भी भारत को इतना नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है, भारत को स्थायी सदस्य होना चाहिए। तो इस प्रकार के आर्टिकल में आज बातें लिखी गई, तो उसी बातें में अपन डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या कहता है। ये अपना आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसलिंग ये क्या है ना, इसको अपन डिस्कशन करते हैं। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसलिंग ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ का ये भाग है, ठीक है, जिसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग है, जिसके अंतर्गत ये जो सदस्य आते हैं उसी के रूप में इसको दिया गया है। कि जैसे 6 सदस्य आते हैं, जिसके अंदर महासभा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, सामाजिक आर्थिक कल्याण विभाग, ये बहुत ऐसा है। तो अपन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में अभी वर्तमान में कितने सदस्य है, 193 सदस्य। 1945 के अंदर भारत ने इसकी स्थापित सदस्य ग्रहण की थी। और इसके बारे में क्या याद रखना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसलिंग ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए आया है कि भारत अभी तक अस्थायी रूप से सदस्य बना। यूनाइटेड नेशन 2 प्रकार, एक तो स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। अस्थायी सदस्य हर 2 वर्ष बाद में सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है। और भारत अभी तक 8 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में अस्थायी सदस्य बना। पहली बार 1950 से 51 के बीच में बना था, और अंतिम बार 2021 के 22 तक बना, ठीक है। संयुक्त पश्चिमी एशियाई देशों में अफ्रीका लैटिन समय में अभी तक कोई देश नहीं बना, तो इसलिए जी ग्रुप 4 है, भारत जर्मनी जापान वाला। तो ये मिल के बोल रहा है भारत को स्थायी सदस्य की बनाने की मांग की। भारत एक बड़ा विश्व में डेमोक्रेसी रखता है। अब मान लीजिए कोई भारत क्यों तर्क देता है कि भाई भारत के संयुक्त राष्ट्र सदस्य के चाइना का विरोध भी कर रहा है। हाँ, ये याद रखना कि अभी 15 सदस्य अस्थायी हैं और स्थायी सदस्य 5 है। अब इसकी संख्या बढ़ा के दोनों को मिला के 25-26 करने जा रहे हैं। स्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं और अस्थायी सदस्य की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी 5 है, तो अब मान लो कोई सदस्य 5 है, 5 में से चीन ने अगर एक ने भी विरोध कर लिया तो उसको स्थायी सदस्य नहीं मिलती। और इसी पे सवाल उठा है कि भाई एक आदमी के विरोध करने से उसको सदस्य नहीं मिले। अभी तक 1945 के बाद इसको सुधार नहीं किया गया, सिर्फ 500 देशों वीटो का उपयोग करते हैं। अस्थायी सदस्य 15 है, हर 2 साल बाद में निर्वाचित सदस्य होते हैं अपने महाद्वीपीय व्यवस्था के हिसाब से। अब भारत तर्क कह रहा है कि भारत ये कह रहा है कि विश्व में हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व में हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है। शांति अभियानों को अग्रिम योगदान दिया है, जैसे इजराइल गाड़ा, अफगानिस्तान, संयुक्त राष्ट्र, यूक्रेन सदस्य देश में भारत ने सभी जगह सेना का अपना भेजी गई है शांति दूत के लिए। तो हम बार बार आपसे स्थायी सदस्य की मांग करते हैं, लेकिन आप हमें इनकार कर रहे हैं। वैश्विक दक्षिणी की आवाज़ है, वही जो दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देशों की भारत है, दक्षिणी एशियाई देशों में तो भारत शामिल है। अभी तक कोई वहाँ से एक स्थायी सदस्य शामिल नहीं है, तो भारत कहता है हमारी आवाज़ उठाने वाला भारत डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में सबसे महत्व है, बढ़ती अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा। अब IMF की बात करते हैं। भाई IMF की कोटा होता है निर्धारण कि उसमें सदस्य कैसे लेते हैं, है ना,
कोटा निर्धारण होता है, उसमें सदस्य कैसे लेते हैं। कोटा क्या होता है कि मान लो ये कोई क्लास है, क्या है क्लास है। क्लास क्या कहती है, मान लो ये कोई क्लास रूम है जिसके अंदर 100 रुपये का फंड रखा, कितना 100 रुपये का फंड रखा। अब इसमें जो फंड देगा, किसी ने मान लो महेश नाम ने 27 रुपये दिए, 17 रुपये, फिर कोई मैं खुद ने दे दिया 2 रुपये, किसी और ने दे दिया 0.33 पैसे 25 पैसे मान लो, या फिर 1 रुपया मान लो, 1 रुपया मान लो। अगर वो दे रहे हैं तो वो कह रहा है कि भाई आपने अगर ये दिए है तो हमने 27 रुपये दिया, ये क्या, तो सदस्य जितने पैसे देते हैं उतना ही वोट होना चाहिए ना। जबकि भारत पैसा भी बहुत देता है और वोट बैंक भारत का कोटा में कितना निर्धारित किया है, 2.63% वोट किया है। तो वो यूनाइटेड जो ये IMF की बात कर रहा है, तो IMF के आधार पे भारत कह रहा है कि हम वोट भी ज़्यादा दे रहे हैं, फंड भी ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपने स्थायी सदस्य तो हमने अभी तक नहीं बनाया, जबकि विकसित देश की तुलना में हम बराबर काम कर रहे हैं। फिर भी आप IMF की रिपोर्ट के आधार पे, कर्ज के आधार पे हमने स्थायी सदस्य नहीं दे रहे। बात करते हैं बढ़ती अर्थव्यवस्था, है ना। तो ये इस तरह डिस्कशन अपन इसलिए कर रहे हैं कि भारत इस आधार पे मांग कर रहा है, बढ़ती अर्थव्यवस्था है, GDP का आकार भी भारत में बहुत बड़ा है, तो भाई आप क्यों नहीं, आप विश्व के अभियान शांति दूत भेजने के लिए हम सबसे आगे आते हैं, तो आप हमें क्यों नहीं भेजते। तो लोकतंत्री मूल्यों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी भारत को तुम इग्नोर कर रहे हैं, सदस्य नहीं लेते। तो ये मोटा मोटा आर्टिकल लिखा है, भारत को स्थायी सदस्य का समय आ गया, भारत को देना चाहिए। अब देखो, अब पढ़ते आर्टिकल में क्या कहना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी स्थायी सदस्य की मांग और प्रासंगिक है कि भारत शांति अभियानों, मैंने बोला वही, वैश्विक मंचों सक्रिय भागीदारी है, लोकतंत्र मूल्यों की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका में 1945 के अंदर भू राजनीतिक और परिस्थितियों के आधार पर, जबकि आज दुनिया में शक्ति, शांति, जनसंख्या और वैश्विक चुनौतियों को बदल चुकी है। तो इस आधार पर अपन ये बात कर रहे हैं। अब ये कह रहा है भूमिका, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों सबसे अधिक सैनिक पुलिस बल भारत ने, अभी तक 50 देशों में अधिक भारत 2.5 लाख सैनिक भेजे गए हैं अभियानों शांति दूत में। महिला पुलिस बल भी भेजा गया है, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है ना। तो ये बातें आपको एग्जाम में लिखनी है कि भाई 2.2.5 लाख से अधिक सैनिक शांति दूत के भारत 50 देशों में भेजा गया, फिर भी आप हमें नहीं दे रहे स्थायी सदस्य। भारतीय भूमिका विश्व समुदाय हमेशा सराहनीय की है, हमेशा विश्व में शांति दूत के रूप में भारत को याद किया है, फिर भी आप हमें पीछे रख रहे हो। तर्क क्या दिया, वही जनसंख्या आकार सबसे बड़ा, आर्थिक शक्ति IMF के अनुसार भारत का बड़ा कद है, लोकतंत्र परंपरा, है ना, योगदान दिया, और स्थायी भारत के सदस्य प्रबल दावेदार है। तो इस आधार पर कौन कौन से, पहला पॉइंट, भारत की जनसंख्या डेमोग्राफी में सबसे बड़ा है, लोकतांत्रिक परंपरा है, विश्व में आज लोकतंत्र देश सबसे बड़ा है, आर्थिक शक्ति के आधार पर भारत सबसे ज़्यादा विकासशील देशों को, विकसित देशों की तुलना बराबर काम कर रहा है, वैश्विक शांति योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका देगा, 2.5 लाख सैनिक सभी जगह भेज रहा है, अफगानिस्तान हो, सूडान हो, ये है। भारत स्थायी सदस्य का प्रबल दावेदार है, ये हमेशा नैतिक, शांति, विकास, सहयोग का समर्थन करते आ रहे हैं। भारत स्थायी सदस्य परिषद, कार्य क्षमता, प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक स्वरूप। तो आपको ये पॉइंट लिख लें, कौन कौन से स्थायी तर्क बताया, भारत का डेमोग्राफी, जनसंख्या, लोकतंत्र परंपरा, विश्व में लोकतंत्र, संविधान में लोकतंत्र सबसे बड़ा है, आर्थिक शक्ति, वैश्विक शांति योगदान आधार पर प्रबल दावेदार करता है। तो ये तर्क देना है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सुधारों में 1945 की बात की, अभी तक भारत 1945 के बाद सुधार इसलिए करने की मांग कर रहे हैं, 1945 अभी तक सुधार हुआ ही नहीं है, और 5 ही देश अभी तक स्थायी है, बाकी देशों में नाम ही नहीं आ रहा है। तो G4 के ग्रुप है, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इनमें से एक भी देश नहीं है स्थायी सदस्य। तो क्यों नहीं है, होना चाहिए। मांग के सदस्य 15 से बढ़ाकर 25 से 26 की जाए, जिसे 6 स्थायी सदस्य जोड़ा जाए, है ना। तो इस तरह की बातें करें। निष्कर्ष क्या निकले, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की मांग बढ़ते वैश्विक प्रभाव, लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक शक्ति, शांति अभियानों योगदान पर आधारित है। भारत की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिक प्रभावी है और न्याय संगत बन गई आज की चुनौती में भारत के समाधान के लिए। तो भारत मोटा मोटा मांग इसलिए कर रहा है, एक तो विश्व में लोकतंत्र सबसे बड़ा मजबूत है, शांति दूतों में 2.5 लाख सेना भेजी गई है 50 देशों में, महिला सुरक्षा बल शांति विश्व दूत भेजा गया, और IMF के अनुसार विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अभी 4था स्थान बनने जा रहा है 2025 में, जर्मनी को छोड़ गए हैं। कोटा में वोट बैंक भी ज़्यादा है IMF को कोटा के अंदर, है। दूसरा बात कि भाई आर्थिक स्थिति के साथ साथ भारत में शांति दूतों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है विश्व में। तो इस आधार पे हम मांग रहे हैं, लेकिन हमें आप नहीं दे पा रहे, इसीलिए वो बार बार सवाल उठाया जा रहा है। स्थायी सुधार की मांग है, 45 के बाद अभी तक कोई सुधार हुआ ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि सुधार की मांग की जरूरत है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों लाया जाता है, क्योंकि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, क्यों, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, है ना।
लेकिन अभी तक देखो गाजा, सूडान, यूक्रेन, रशिया, भारत, पाकिस्तान के ऊपर अभी तक सवाल इसलिए उठ रहे, अभी तक समाधान नहीं निकाला है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, इसीलिए भारत पे संयुक्त राष्ट्र संघ का आलोचना होती है। क्यों भाई, आपके पास 1945 के बाद अभी भारत प्रमुख संस्थापक सदस्य, फिर भी तुम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो। तो इस आधार पे ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी आलोचना आपको मैंने बता दिया कि G4 कंट्री का दक्षिणी एशियाई देशों में से एक भी नहीं है, अभी तक वही देश है जिसका मकसद था अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, युद्ध संघर्ष की स्थिति बनाए रखना। उद्देश्य मुख्य कार्य आर्थिक सैन्य प्रतिबंध लगाना, शांति सैनिक को भेजना, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के मामले में भेजना। लेकिन ये सारे कार्य करने के बाद भारत और जापान, जर्मनी जैसे देशों को बाहर किया हुआ है अभी तक है। और सबसे बड़ा वीटो का पावर आलोचना होती है। क्यों कि एक भी देश ने अगर वीटो को विरोध कर दिया तो वो बाहर हो गया। तो इसलिए आलोचना करते हैं। भारत के पक्ष में सबसे बड़ा रिवीजन करते हैं, बड़ा लोकतंत्र देश है, वैश्विक शांति की योगदान है, याद रखना। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है पीस कीपिंग के मामले में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजी गई है 2.5 लाख, और उनकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी इसी आधार पे। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत के द्वारा तर्क है ही है कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम में है, पीस कीपिंग भी है, तेज़ी से बढ़ती, ये सारा पॉइंट होगा। अब चुनौतियाँ क्या है कि एक तो वीटो पावर, चैलेंज क्या है, वीटो पावर इस्तेमाल करता है कोई भी एक देश, तो अंदर नहीं होता है। सुरक्षा परिषद 1945 के बाद अभी तक कोई सुधार नहीं हो, वो के वही देश है। चीन का विरोध हमेशा भारत और जापान के विरोध हमेशा करता है, क्षेत्रीय मुद्दे प्रतिबंध बना के हैं। कुछ देशों की तटस्थता की हुई, जैसे कुछ देश पाकिस्तान, तुर्की भारत का विरोध करते हैं जम्मू कश्मीर मुद्दों को लेकर। संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय संतुलन, संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में स्थायी प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं लिए। इस आधार पर ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक सुधार नहीं हुआ तो हम सुधार चाहते हैं। तो अपन इस आधार पर डिस्कशन, अगला आर्टिकल IMF का है। IMF क्या है कि भाई ब्रिटेन वुड्स, पहले बेसिक बात करते हैं, IMF के बेसिक बात करते हैं। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत लाया गया। 190 देश हैं अभी हैं। इसमें होता क्या है, उसमें देखो ये कोटा होता है। कोटा ये होता है, मैंने स्कूल के आधार पर समझा रहा था। मान लो कोई स्कूल है, ये दोस्तों का फंड बनाया 100 रुपये, जिसके अंदर किसी ने 27 रुपया दिया, किसी ने 17 रुपया दिया, किसी ने 3 रुपया दिया। जितना पैसा देगा सभी ने मिल के पैसा दिया, फिर ये किसी को आर्थिक स्थिति में संकट होता है उसको पैसे देते हैं। जितना पैसा दिया उसको उतना वोट बैंक मिलता है। अब अमेरिका मान लो 17 कुल GDP का ये जो आकार लिया जाता है, ये किस आधार पर लिया जाता है आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, स्कूल मान लीजिए कोई है, स्कूल है जिसके अंदर सबसे बड़ा फंड देगा वही उसका हर पैसा यूज कर सकता है, कोटा रहता है। अब जैसे कुल GDP का देखा जाता है, कुल आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, 4 प्रकार के ये कोटा होता है, जिसके अंदर एक तो GDP, एक होता है खुलापन, यानी जो विश्व व्यापार भागीदारी कितनी निभाता है, ट्रेड कितना करता है ना। तीसरा पॉइंट आर्थिक विविधता, मतलब आय और खर्च के उतार चढ़ाव को देखते हैं कि भाई आर्थिक विविधता कितनी, वेरिएबिलिटी कितनी है, रिजर्व कितना, विदेशी मुद्रा भंडार के देश के पास कितना है। तो भारत इन चारों में फिट है, तभी भारत को 2.63 का वोट है कोटा इसका। तो भारत को कुल मिलता है 27.3% लोन उधार में भारत को मिलता है, और नेपाल को मिलता है 0.3, क्योंकि वहाँ तो GDP याद रखना, कोटा का निर्धारण GDP, विश्व में व्यापार ट्रेड कितना करता है, अर्थव्यवस्था के आय और खर्च का उतार चढ़ाव कितना करता है, देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। जैसे भारत का कोटा 2.75 लगभग है, और वोटिंग का अधिकार है 2.63 है ना। तो ये याद रखना मोटा मोटा याद रखने से। अब ये शर्त है कि भाई 4, अब अमेरिका सबसे ज़्यादा जो 17% वोट करता है, कितना 17% अमेरिका के पास, और भारत के पास 2.7% कोटा है, 2.63 यानी वोट है। तो ये आप बड़ी 10 अर्थव्यवस्था में भारत की दुनिया में IMF के अनुसार 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, अधिक प्रभावशाली है। इस आधार पर अपन आगे चलते हैं कि भाई ये आज पाकिस्तान को लोन दिया, IMF के द्वारा पाकिस्तान ऋण देने की शर्त है। IMF पाकिस्तान ने आर्थिक संकट को उबारने के लिए कई शर्तों के साथ, देख IMF जब भी ऋण लेता है बहुत सारे शर्तें रखता है, जैसे कटौती टैक्स बढ़ाना, महंगाई बढ़ना, मुद्रा अवमूल्यन, सार्वभौमिक खर्चा जैसे कटौती को आपको सख्ती से सुधार करना पड़ेगा तभी ऋण। 2021 में जब ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया तो लोन इसी आधार पर दिया था कि भाई आप इस तरह काम करोगे तभी, तो उस आधार पे अभी IMF ने वापस राहत पैकेज दी। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन भारत का बोर्ड को खारिज किया। तो इसका उद्देश्य है कि भाई ये आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, जबकि इतना लोन 1958 के बाद 28 बार लोन दिया है, फिर भी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पा रही है। क्योंकि ये सेना के जो पैसे हैं आतंकवादी गतिविधियों
और भ्रष्टाचार जैसी व्यवस्था बहुत है। IMF की शर्तों के अनुसार ये पालना नहीं करते, इसलिए इसको लोन नहीं दे सकते। तो कटौती, टैक्स बढ़ाना, महंगाई बढ़ना, मुद्रा अवमूल्यन, सार्वजनिक खर्चे कटौती जैसे शक्ति को आर्थिक सुधार शामिल है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्थिरता बनाए, लेकिन न कि आम जनता को बोझ बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना। ऐतिहासिक पर पाकिस्तान IMF पर निर्भर है, क्यों है कि 28 बार अभी तक ले चुका है, जबकि ये 1950 में IMF का सदस्य बना, भारत 1945 में बना था। बार बार कर्ज लेने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था को संरचना सुधार नहीं आ रहा है। कर्ज की शर्तों में पाकिस्तान की आर्थिक संप्रभुता को प्रभावित किया है। इतना कर्ज लेता तो देश हित में नहीं होता, वो लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। अब चैलेंजेस क्या है IMF की आर्थिक नीतियों में? पाकिस्तान सरकारें बार बार विदेशी कर्ज लेती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ऋण पर भारी बोझ बढ़ती जा रही है। IMF के पास जाने आर्थिक नीतियाँ दीर्घकालीन नहीं हो, बल्कि वह अस्थायी राहत मिलता है। शर्तें, महंगाई, बेरोजगार, सामाजिक असंतोष बढ़ता ही जा रहा है वहाँ पे। 2021 के बाद कर्ज लिया गया, अब फिर से राहत पैकेज की जरूरत पड़ती है। भारत इसका बार बार विरोध करता है। तो अपन ये मोटी मोटी डिस्कशन के, अब बेसिक और बात करते दो कि IMF की जो बेसिक तो बातें कर दी। अब भारत की स्थिति IMF के बारे में लिखने, तो भारत 1991 में $2 बिलियन की इकोनॉमी है, और भारत 2.75 का कोटा है और 2.63 का वोट है, और ये 1945 से भारत संस्थापक सदस्य है ना। ये भारत के पक्ष में वोट लेगा। चुनौती IMF में क्या है कि भाई उन्हीं देशों को वापस दिया जा रहा है जो कर्ज से राहत है, कर्जों से डूबे, जो चुकाते नहीं, उनको वापस राहत पैकेज दे देते हैं। तो ये माननीय मोदी को अधिकारी के आधार पर देता है। मैंने आपको कोटा समझा दिया। भाई कोटा क्या होता है? मान लो स्कूल का फंड है, जो जितना पैसे देगा उतना उसके पास वोट रहता है, उसी आधार पर मॉनिटरी फंड बनाया जाता है स्कूल में। आपने देखा होगा कौन कितना वोट है, किसका उधार ले सकता है, कितनी IMF ज़्यादा है, ये सब उनकी शर्तें होती है। भारत की दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10 अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी शामिल है। उसकी वोटिंग ताकत कम हो रही है, लेकिन फंडिंग ज़्यादा दे रहा है। IMF अधिक उधार नहीं ले सकता क्योंकि उसका कोटा कम है, इसलिए भारत इसका विरोध करता है। आलोचना भी ये है कि भाई हम जितना पैसा दे रहे हैं उससे कम ही हमें लोन मिले, जबकि कोई लोग देते ही नहीं है, उनको फिर लोन दे रहे हैं आप। इसीलिए भारत कहता है हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी है और IMF में ज़्यादा कोटा और वोट मिलने चाहिए, क्योंकि आप अंतर कर रहे हैं विकसित और विकासशील देशों में। तो ये IMF को अपन पढ़ लिया, बेसिक चैलेंज पढ़ लिया, महत्व पढ़ दिया, उद्देश्य क्या है और लोन देते समय क्या शर्तें रखती, इस तरह अपन डेली एडिटोरियल डिस्कशन। अब आगे आपके पास प्रश्न आएगा कि कोटा निर्धारित क्या होता है। कोटा याद रखना, एक तो देखता है आपकी बढ़ती अर्थव्यवस्था, ट्रेड क्या है ना, आपके क्षेत्रीय विविधता कितनी है, वेरिएबिलिटी कितनी है, ये सब देखा जाता है कोटा के अंदर। तो आपको ये याद रखना है, ये बात पूरी तरह से याद रखनी है कि IMF किसी निर्णय बहुमत वोट होता है। तो अमेरिका के पास लगभग मैंने बोला 17% वोट है, तो भारत के पास 2%। तो आपको इस तरह क्वेश्चन लिखना है। तो मैंने पूरा IMF और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद पूरा समझा दिया। अब पढ़ते हैं अपन सोशियोलॉजी, जिनको अपन समाजशास्त्र, बाल विवाह जैसे लॉ, बिहेवियर और एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक। देखो अब ये सुर्खियों में इसलिए आया कि भाई NCBR की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 2023 के अंदर भारत के अंदर प्रतिदिन 60 यौन हिंसा के रूप में मामले दर्ज हुए। अब ये यौन हिंसा क्या होता है? सबसे बड़ी है कि यौन हिंसा होती है क्या। देखो ये सबसे बड़ी एक महिला आयोग के द्वारा या WHO के द्वारा जब भी इस तरह की बातें हुए कि आपको पूछे कि भाई यौन हिंसा क्या होती है, तो आपको इस तरह लिखना क्या कि महिला आयोग के द्वारा यौन हिंसा में एक शब्द नहीं आता। क्या? कोई एक शब्द नहीं आता, बहुत सारे शब्द आते हैं, जिसके अंदर अपन ये घरेलू महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको भी घरेलू महिला को जो है वो है, और काम करने वाली है, सेक्सुअल हरासमेंट जैसी है, बाल विवाह के बाद जो रेप जैसी है, ये सब क्या है, ये यौन हिंसा के रूप में आता है। तो अपन यौन हिंसा की बात करते थे, राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार पढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार, याद रखना ये बात, राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार ये कहता है, और WHO के अनुसार ये तर्क दिया है कि बलात्कार, जैसे बलात्कार के ही कोई रेप यौन हिंसा नहीं होता है, उसके अलावा शब्द जोड़ेगा क्या क्या, यौन उत्पीड़न, क्या, पीछा करना, अश्लील टिप्पणियां करना, छेड़छाड़, बाल यौन शोषण, वैवाहिक बलात्कार जैसे ये भी शामिल है। याद रखना ये टब, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, अश्लील टिप्पणियां, छेड़छाड़, बाल यौन शोषण, वैवाहिक, जब भी ये बात लिखनी हो तो राष्ट्रीय महिला आयोग या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। अब इसमें ये आपको बता रहा हूँ कि मैं ये 4 पॉइंट होते हैं। कौन से पॉइंट? ये जो 4 पॉइंट होते हैं ना, ये देखो, ये रहा, ये जो पॉक्सो एक्ट के अंदर जो श्रेणियाँ हैं, अपराधों की श्रेणियाँ, ये अपराधियों की श्रेणियाँ हैं, इसी के रूप में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या कह रहा है, ये देखो, ये याद रखना, ये 4 श्रेणियाँ इसमें बांटा गया है। यौन उत्पीड़न क्या होता है? जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, कि मान लो कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है,
वहाँ पे कार्यस्थल पर सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील टिप्पणियाँ स्पर्श निगाहों से परेशान करना, ये क्या है, ये यौन उत्पीड़न। क्या है, यौन उत्पीड़न। याद रखना, सेक्सुअल हरासमेंट कार्यस्थल पर, स्कूल या सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील टिप्पणियाँ दर्ज कर स्पर्श करना या निगाहों से परेशान करना, ये सब के सेक्सुअल हरासमेंट। अब है यौन उत्पीड़न का प्रयास, यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफ, जो अश्लील फोटो दिखाना 18 साल से कम वाले बच्चों को, उनके साथ इस तरह के फोटो अश्लील भेजना, ये सब क्या है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। यौन शोषण की बात आए, यौन शोषण में क्या होता है, 18 वर्ष से कम उसके बाद यौन प्रकृति का व्यवहार करना, है ना, उसको फोर्स करना या उसके शरीर को टच करना, ये सब क्या है, यौन शोषण। यौन उत्पीड़न का प्रयास करने का मतलब क्या पता है, क्या, अटेम्प्ट, मतलब आपने ऐसी चीज़ों को उसको उकसाया या प्रयास किया गया, तो ये यौन उत्पीड़न प्रयास करता है। भारत के संदर्भ में बात की जाए, भारत के यौन उत्पीड़न की जो अभी अखबार में है कि भाई हर विश्व में हर 30.8% बच्चे प्रति वर्ष प्रभावित होते हैं और 18 वर्ष की उम्र के बच्चे और 13% बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इस आर्टिकल के अनुसार 30.8 और 18%। भारत में NCBR के रिकॉर्ड में 2023 के अनुसार प्रति वर्ष क्या होता है, प्रति वर्ष के द्वारा 18 मतलब 60 बच्चे प्रतिदिन NCBR आंकड़ों के अनुसार यौन शोषण हुआ, जिसके अंदर विश्व में हर 5 में से एक लड़की प्रभावित होती है और हर 7 में से एक लड़का 18 साल से कम उम्र यौन हिंसा का शिकार होता जा रहा है। तो इसी के सिलसिले में ये आर्टिकल लेकर भारत में पॉक्सो एक्ट भी लाया, बहुत सारे कानून नियम बनाए, फिर भी कोई रोकने में कामयाब इतना नहीं है जितना होना चाहिए, फिर भी हुआ है। अब भारत ने बाल यौन शोषण रोकने के लिए भारत ने क्या स्टेप उठाया, अपन ये पढ़ते हैं। भारत यौन शोषण, देखो IPC की धारा, क्या, IPC की धारा कौन सी है, 375 से लेकर 377 बलात्कार संबंधी कानून प्रावधान। पॉक्सो एक्ट जो अभी पढ़ेंगे अपन, है ना, पॉक्सो एक्ट 2012 ये अपन पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, यौन उत्पीड़न अधिनियम, जो कार्यस्थल महिला है, जो 2013 के लाया गया था। यौन उत्पीड़न अधिनियम कार्यस्थल पर महिला की सुरक्षा के लिए। IT एक्ट, चौथा पॉइंट है IT एक्ट 2000 के तहत ऑनलाइन यौन अपराधों के खिलाफ तथ्य। तो इस आधार पे अपन को ये डाटा लेना, भारत के IT एक्ट 2000 के तहत ऑनलाइन यौन अपराधों के खिलाफ, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार, और तीसरा पॉइंट है पॉक्सो एक्ट 2012 और IPC की धारा 375 और 377 के बाद। अब अपन पढ़ते हैं जो पॉक्सो एक्ट क्या कह रहा है भारत का, जो सीधा अपन पर्सन बना हुआ है 2012 के अंदर बाल यौन हिंसा रोकने के लिए, अपन उसी के ऊपर टीके नज़र पड़ते हैं। आर्टिकल में क्या है, पॉक्सो एक्ट की पहली परिभाषा है, पहला क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र को शामिल किया, उससे पहले था 16 वर्ष, फिर ये पॉक्सो एक्ट में 18 वर्ष शामिल किया। यौन अपराधों के लिए शोषण, उत्पीड़न, पोर्नोग्राफ, सुरक्षा देना। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, कठोर का सजा का प्रावधान किया है और केंद्रीय न्याय की बात हो रही। ये 4 श्रेणियाँ मैंने आपको बता दी, यौन उत्पीड़न, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट, प्रयास किया अटेम्प्ट, यौन शोषण और चाइल्ड पोर्नोग्राफी। कठोर दंड की बात की, कठोर दंड कारावास, आर्थिक दंड की बात की गई है, गंभीर मामलों में आजीवन कारावास की सजा की बात की हुई है। तो आपको ये याद रखना, जिसके घटक यौन उत्पीड़न का प्रयास, यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी। अब आगे देखते हैं कि विशेष क्या है इसमें, कठोर विशेष अलग सजा के प्रावधान, कारावास सजा के आजीवन के, कठोर अदालतों का गठन के, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत जो न्याय प्रक्रिया 13 से कम होती थी उनके लिए लाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए किशोरों के लिए। इसके लिए पॉक्सो एक्ट अदालत बच्चों के हित और गोपनीयता की रक्षा की बात की गई, हर जिले में होगा, ये याद रखना, हर जिले में होगा कठोर अदालतों का गठन। अब रिपोर्टिंग प्रक्रिया समय समय पर होती है, कोई भी व्यक्ति अपराध की सूचना दे सकता है, उसकी गोपनीयता रखी जाएगी। कोई भी अपन भी इनमें से अगर पता लगे इसके साथ ऐसा हो रहा है, 18 साल का बच्चा, अपन सूचना दे सकते हैं। पुलिस अनिवार्य रूप से FIR दर्ज करनी होती है। बच्चों की पहचान और गोपनीयता की रक्षा का अनिवार्य है और सहायता पुनर्वास भी है। पीड़ित बच्चों काउंसलिंग, चिकित्सा, पुनर्वास जैसे हैं। बयान के समय महिला अधिकारी काउंसलिंग उपस्थित जरूर होगी, ये याद रखना। बच्चे वहाँ जो बयान लिया जाएगा वहाँ उस समय एक महिला होगी। आगे चलते हैं, शक का प्रावधान किया गया, झूठी शिकायत सबूत छुपाने पर दंड का प्रावधान है। झूठी शिकायत भी दी है, अगर छुपाया है कुछ भी तो आपको बहुत ज़्यादा दंड दिया जाएगा। तो आपको ये मोटी मोटी सारी बातें याद रखना है। परिभाषा क्या है स्पष्ट की गई है और इसके घटक श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, दंड क्या प्रावधान है, विशेष अदालत हर जिले में है
और रिपोर्टिंग प्रक्रिया क्या है, सहायता पुनर्वास क्या है और सख्त कार्रवाई के प्रावधान क्या है। अब इसका महत्व देखते हैं, इस बिल को लाने के बाद महत्व क्या हुआ। महत्व ये हुआ कि देखो पहले की तुलना में एनसीआर रिकॉर्ड के अनुसार कम हुआ है, ये बात सही है। हाँ, पहला पॉइंट, बच्चों में अधिकारों की रक्षा की बात हुई, सशक्त हुआ, व्यापक कानून हुआ, समाज, स्कूल, परिवार, प्रशासन संयुक्त जिम्मेदारी की मजबूती देता है, बच्चों को मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य बात करता है। अब देखो ये कह रहा है कि आर्टिकल के इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको परिवार, काउंसलिंग, स्कूल, पाठ्यक्रम जैसे को भी शामिल करना पड़ेगा, तब जाके होगा। बच्चे मानसिक रूप से बहुत प्रभाव होता है। पॉक्सो ये कह रहा है यौन जैसे हिंसा से अवसाद से शिकार हो जाता है बच्चा, मानसिक तनाव हो जाता है, डिप्रेशन का कारण होता है, सुसाइड के भी करने की प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है, इसलिए मानसिक रूप से ज़्यादा। तो ये कह रहा है कि नहीं, परिवार, शिक्षा का पाठ्यक्रम शामिल की जाए, समाज को जागरूक की जाए, है ना, है, और साथ साथ में क्या ऐसे विज्ञापन बना जाए जिससे बच्चों में यौन शिक्षा को लेकर काफ़ी जागरूक हो, और जो ऐसी सोच रखने वालों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया का प्रावधान हो। तो इस तरह आर्टिकल समझाया जा रहा है कि ये भी इस तरह होना चाहिए, एक चिकित्सा काउंसलिंग पे निर्माण किया जाना चाहिए, जबकि वो पॉक्सो एक्ट में है। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, कि क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कशन करते हैं कि भाई ये मैथ तो हो गया, प्रावधान हो गया, तो अपन एक पर्सन बनते हैं। पर्सन क्या कह रहा है, पर्सन ये कह रहा है, क्या कह रहा है पर्सन, पर्सन यही कह रहा है कि भाई, पर्सन यही कह रहा है कि भाई अपन एक पर्सन पढ़ते हैं कि पॉक्सो एक्ट 2000 प्रमुख, क्या पॉक्सो एक्ट क्या है 2000, पॉक्सो एक्ट कहता है कि ये हाँ यही है, आलोचना की बात करता है अपन, ये पेन चल नहीं रही अभी, तो आलोचना की बात करते हैं। आलोचना क्या है कि आलोचना की बात करें, सुनौतियों की बात करें, दोनों सेम यही है। तो सुनौतियों की आलोचना करते हैं, सीधा 5 नंबर का पर्सन आए तो पर्सन के फॉर्म में समझाते हैं। पहला पॉइंट है रिपोर्ट की हिचकिचाहट, ये कह रहा है सामाजिक कलंक, शर्म, डर के कारण कोई भी मामला रिपोर्ट, ठीक है, तो रिपोर्ट नहीं हो पाती है, इसीलिए कानून के उद्देश्य अधूरा रह जाता है। पहला रिपोर्ट हिचकिचाहट लिखनी, आलोचना लिखनी, कि भाई आज भी डर के मारे वो अपने सभी को छुपाने के चक्कर में वो पुलिस थाना नहीं जा पाता है। जागरूकता की कमी, आज भी लोगों में यौन शोषण जैसे लोगों की जागरूकता कमी है। ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में आज भी देख लो, बच्चों को अधिकार की जानकारी कोई लेना देना ही नहीं है। तीसरा पॉइंट, प्रशासनिक सीमाएं, विशेष अदालत, प्रशिक्षित अधिकारियों कमी के, आज जिले में विशेष अदालत का गठन तो कर दिया है, लेकिन वहाँ प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो स्किल करवाया जाता है, जो बैठने अधिकारी है, प्रशिक्षित अधिकारी, उनके पास अभी तक इतनी न्याय प्रक्रिया की जानकारी अधूरी है। मानसिक स्वास्थ्य की अपेक्षा काउंसलिंग पुनर्वास सेवा सीमित है, जिसे पीड़ित बच्चों को उचित सहायता नहीं मिलती आज भी। कानून का दुरुपयोग बहुत होता है, झूठी शिकायतों के कारण निर्देश लोग, ये तो आलोचना। देखो अपने पूरा महत्व पड़ा, पॉक्सो एक्ट के लाने के बाद क्या प्रावधान है, उससे पहले क्या हो रहा था, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार है विश्व में भारत की स्थिति का, है ना, तो भाई 30.8% वैश्विक स्तर पर आज भी यौन शोषण हो रहा है, 18%, 13% बच्चों में हो रहा है। और क्या प्रयास, क्या समाधान करना चाहिए, जैसे काउंसलिंग एक्ट बनाना चाहिए, चिकित्सा में, परिवार, समाज, है, स्कूलों, पाठ्यक्रम में विज्ञापन जैसे व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसी आधार पे अपन समझे, और आलोचना भी और महत्व भी समझे। आलोचना याद रखना, रिपोर्टिंग हिचकिचाहट, जागरूकता की कमी है, प्रशासनिक की सीमा है, और मानसिक स्वास्थ्य की अपेक्षा कानून की दुरुपयोग होता है। देखो टाइम भले लगो, लेकिन इस तरह डिस्कशन करने से क्या होगा, आज देखो आईएमए का कोटा पूरा निर्धारित किया, आईएमए के बारे में पूरी जानकारी, आईएमए के शर्तें क्या होती है, आईएमए की चुनौतियाँ क्या है, आईएमए की आलोचना क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, ये कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ के पार्ट में कौन से भाग हैं, स्थायी सदस्य कितने सदस्य हैं, क्यों नहीं है, अगर स्थायी सदस्यों को भारत को नहीं दिया रहा क्यों, भारत का क्या तर्क है, पॉक्सो एक्ट के बारे में, यौन हिंसा के बारे में सिलेबस के साथ पूरा डिस्कशन किया, 2% डिस्कशन किया, इथिक्स का ऋण और रीत को भी समझाया है। ये इस तरह पढ़ने से डेली बेसिस पे आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है डाटा। और जो आप रिवीजन करके भूल रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम देखें, आप रिवीजन करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ कि भाई नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में क्या होता है।